S.C. Verma kinetic theory of gases का numerical 40. Figure shows a cylindrical tube of radius 5 cm and length 20 cm. It is closed by a tight fitting cork. The friction coefficient between the cork and the tube is 0.2. The tube contains an ideal gas at pressure of 1 atmosphere and temperature of 300 Kelvin. The tube is slowly heated and it is found that the cork pops out when temperature reaches 600 Kelvin. Let Dn denote the magnitude of the normal contact force exerted by small length dl of the cork along the periphery. Assuming that the temperature of the gas is uniform at any instant, calculate dn by dt. एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी है हमें 20 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक आइडियल गैस होगा. अब इस आइडियल गैस का इनिशियली प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर है 300 केल्विन और इसे एक कॉर्क फिट किया है. अब यहाँ पे इनसाइड अंदर जो आइडियल गैस होगा उसका प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और बाहर कितना होता है वो भी 1 एटमॉस्फेयर ही होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही होता है. तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में कारण ये यहाँ पे रेस्ट में है, इसने यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है. ये जो सिलेंडर का वॉल होगा उसने इस कॉर्क को पकड़ के रखा हुआ है. एक कॉर्क इनसाइड अंदर से है. अब क्या किया हुआ है कि धीरे धीरे हम इसे हीट देने स्टार्ट करेंगे. तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगी ये जो अंदर में आइडियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उसका वाइब्रेशन, उसके कूलिज्म बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा. यहाँ पे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब पहले जो 1 एटमॉस्फेयर था उससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब इनसाइड प्रेशर बढ़ रहा है और बाहर का 1 एटमॉस्फेयर है. तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होना चाहिए, इस कॉर्क को मूव होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मूव हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये जो वॉल है इस वॉल ने उसे पकड़ के रखा हुआ है. यहाँ पे ये वॉल, ये सरफेस और ये ढक्कन, इनके बीच में यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा और ये नॉर्मल फोर्स के कारण मतलब इसे इस साइड में मूव होना है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड में एक्ट हो रहा है. तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये नहीं जा रहा है. तो हम हीट देना स्टार्ट करेंगे, हीट बढ़ती जाएगी 300 केल्विन, 350, 400, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसका इनसाइड प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा. लेकिन फिर भी ये नॉर्मल फोर्स इतना है कि वो नहीं यहाँ से मूव हो रहा है, वो पकड़ के रखा हुआ है. जैसे कि ये जब ढक्कन हम लगा देते हैं तो इसे हम रोटेट करने के बाद ये क्या करता है, इसे इनसाइड से यहाँ पे इसे पकड़ के रखता है, मतलब ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगा. ऐसे उल्टा यहाँ पे कि ये अंदर से है तो ये वॉल, बाहर की वॉल उसे पकड़ के रख रही है, उस पर नॉर्मल फोर्स के कारण. ये नॉर्मल फोर्स और ये म्यू एन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स उसे जाने नहीं दे रहा है. तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब टेम्परेचर 600 होगा तब उसका प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि ये फ्रिक्शनल फोर्स उसे पकड़ के रख रहा था उसकी कैपेसिटी खत्म होगी, मतलब उसे बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो खत्म हो जाएगा. और उसके बाद ये जो जितना भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था इस पर एक्ट हो रहा था, उस पूरे प्रेशर के कारण जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी ये कॉर्क पॉप आउट हो जाएगा और बाहर चला जाएगा. तो जब बाहर चला जाएगा तो हमें बोला है कि ये dn बाई dt फाइंड करो. तो पहले तो ये देखते हैं कि ये कब चला जाएगा बाहर. तो ये एक प्रेशर बढ़ गया था यहाँ पे, लेट से P1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो P2 कितना बन गया जिसके कारण वो चला गया. तो P2 हम फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर है और वॉल्यूम तो वही है. अब सिस्टम को हमने पैरामीटर चेंज किए, टेम्परेचर दे दे तो प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम वही रहा. तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम वो प्रेशर फाइंड कर सकते हैं कि वो प्रेशर कितना होगा. वो कितना प्रेशर होगा, इनिशियली प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 और बाद में कितना हुआ है उसके पैरामीटर सिर्फ चेंज हो गए. तो आइडियल गैस यूज करते हैं अगर हम इस इक्वेशन से तो हमें एक P2 मिल जाएगा. पहले प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वॉल्यूम ये V था और टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन और बाद में P2 फाइंड करना है और वॉल्यूम कितना है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम तो वही रहा क्योंकि ये पॉप आउट हो गया, वो बाहर चला गया तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो वॉल्यूम वही रहेगा और टेम्परेचर 600. तो मतलब ये कितना आ जाएगा
प्रेशर P2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो P2 आएगा 2 एटमॉस्फेयर, मतलब अंदर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो कितने प्रेशर के कारण ये चला गया, तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे था, लेकिन यहाँ बाहर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब नेट प्रेशर के कारण वो पॉप आउट हो गया। नेट प्रेशर कितना होगा, अंदर से इनसाइड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये बाहर से इस साइड में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वो जो पॉप आउट हो गया है वो 1 एटमॉस्फेरिक इतने नेट प्रेशर के कारण ये कॉर्क यहाँ से पॉप आउट हो गया है, इतना नेट प्रेशर के कारण। मतलब इस प्रेशर ने यहाँ पे जो इस एरिया पे जो प्रेशर एक्ट किया, इसके कारण जो फोर्स हो गया, वो फोर्स जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू हो गया, उस टाइम पे वो पॉप आउट हो गया। मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स बना, ये फ्रिक्शनल फोर्स बना इज इक्वल टू इसने जो फोर्स एक्सर्ट किया वो फोर्स, ये इक्वल हो गए तब वो पॉप आउट हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, ये होता है म्यू एन इज इक्वल टू ये फोर्स कितना, तो ये फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू ए एरिया, प्रेशर इंटू ये एरिया। तो हमें बोला है कि तो हम इसमें से एन फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ये प्रेशर ए एरिया डिवाइडेड बाय म्यू। ये प्रेशर कौन सा वाला प्रेशर है, नेट प्रेशर, तो ये नेट प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये नॉर्मल यहाँ पे आ रहा है कितना, ये पी है, कौन सा, नेट प्रेशर वाला पी। एरिया कितना है, पाई, ए एरिया इस कॉर का एरिया, वो सर्कल है तो ये पाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू कितना है, ये 0.2, इतना म्यू, इतना नेट, इतना नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन मतलब पूरे पेरीफेरी पर, क्योंकि उसे पॉप आउट होना है, पॉप आउट होना है मतलब इसे जो बाहर चला जाएगा तो सभी साइड से जो फोर्स लगेगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, टोटल नॉर्मल रिएक्शन। हमें फाइंड करना है कि वो नॉर्मल रिएक्शन फॉर स्मॉल लेंथ dl, स्मॉल लेंथ dl के लिए मतलब ऐसे मिलेगा, तो जितना dn/dl लेंथ, तो नॉर्मल रिएक्शन जितना आ गया टोटल नॉर्मल, वो हमें पर यूनिट लेंथ चाहिए, मतलब टोटल लेंथ कितनी आएगी, सरकमफरेंस, तो उस सरकमफरेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे की वैल्यू पुट करते तो ए dn/dl इज इक्वल टू ए n, जो n की वैल्यू यहाँ पे मिली है कितनी, p नेट कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 10⁵ पास्कल इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू, और ये डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो इस आर स्क्वायर चला जाएगा, पाई भी चला जाएगा, तो ये वैल्यू पुट करते तो ये 10⁵, ये पाई गया, ये यहाँ पे एक आर है, और ये आर कितनी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर, उसका मीटर में करते तो 10⁻² डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू 0.2, और ये वाला 2, इस तरह से ये है, तो एक इसे 0.2 के जगह पे लिखते हैं 10⁻⁻1, तो जिसके कारण ये होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.5, और इसे और डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1.25, और ये 5 और ये -2 चले गए तो ये आएगा 3, ये आएगा 3, और ये ऊपर आके प्लस होगा तो ये आएगा 10⁻⁴, मतलब ये dn/dt, मतलब ये dn नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितना आएगा, 1.25 इंटू 10⁻⁴, dn मतलब फोर्स न्यूटन, और ये लेंथ मतलब लेंथ मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये आंसर आ जाएगा।